मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष के लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हर बार विपक्ष को तगड़ा झटका लग जाता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि पीएम मोदी आज जो भी हैं, उन्होंने सब कुछ अपने दम पर, अपनी मेहनत के बदौलत हासिल किया है। जबकि राहुल गांधी वंशवाद की उपज है। राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन पीएम मोदी अपने दम पर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। वो आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाने जाते, वो आज विश्व के सबसे शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं। पीएम मोदी का जीवन संघर्ष की गाथा से भरा हुआ है। वो संघर्ष की उपज है। वो ऐसे तपे तपाए जन नेता है जिनमें कुंदन की कठोरता भी है और चंदन की शीतलता भी है, और वो विद्यावान भी है। वहीं अब तो कांग्रेस के बड़े नेता ही राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। वहीं असम विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को पास कर दिया है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा पेश किया गया ये बिल राज्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने और इसे कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित करने की दिशा में सबसे बड़ा विधायी प्रयास माना जा रहा है। बिल के पक्ष में बहुमत से मतदान किया गया और इसके साथ ही असम उन राज्यों में शामिल हो गया जहां बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कठोर प्रावधान लागू किए गए हैं। सदन में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार इस कानून का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करना, महिलाओं को होने वाले मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न से बचाना और विवाह संबंधों को एक स्पष्ट कानूनी ढांचे में लाना है। बिल में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी करना, जबकि पहली शादी अभी भी कानूनी रूप से वैध है, अब सीधे तौर पर अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आरोपी को 7 साल की कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी झेलना होगा। सीएम शर्मा के इस नए कानून से अगर आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और गुड शर्मा जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग इस फैसले के पक्ष में हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं और कांग्रेस की कैसे चिंता बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमानी वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ईसीआई लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर निशाना साधा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की है। दरअसल चुनाव आयोग को कानूनी रूप से पूरे भारत में वोटर लिस्ट या रोल को अपडेट करने का अधिकार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इस काम में कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर फिर भी चुनाव आयोग की ओर से कोई गड़बड़ी होती है तो वो उसको ठीक करने का आदेश देगा। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने एसआईआर को सही ठहराते हुए और उन पर उठने वाले सभी सवालों को, दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर प्रोसेस को ठीक करने के बाद वोटर रोल के अपडेट के खिलाफ एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाखों अनपढ़ लोग हैं जो वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर सकते, जो बाहर करने का एक तरीका बन गया है। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिब्बल, आपको दिल्ली में चुनाव लड़ने का अनुभव है, जहां बहुत से लोग वोट नहीं देते, लेकिन ग्रामीण इलाकों में चुनाव एक त्योहार होता है। वहीं हर कोई अपने वोट को लेकर परेशान रहता है। ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं और हर कोई जानता है कि गांव का निवासी कौन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश में एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, ये दलील इस प्रक्रिया को चुनौती का आधार नहीं हो सकती। कई राज्यों में एसआईआर के चुनाव आयोग के निर्णय की वैधता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग के पास फॉर्म 6 में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करने की शक्ति है। फॉर्म 6 वो फॉर्म है जिसे कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए भरता है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर वोट चोरी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट यूएस से संचालित कर रहे हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 2014 से कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से राहुल गांधी और उनकी टीम पीएम मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसके लिए वो विदेशी ताकतों का सहारा ले रहे हैं और विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन कर रहे हैं, जिससे भारत में नैरेटिव गड़बड़ाने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी और मीडिया पर निशाना साधा।
विपक्ष के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। विपक्षी दल बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार तरह तरह के परपंच कर रहे हैं, लेकिन वो खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की एक नहीं चल रही, जिसके बाद विपक्ष के लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे विपक्ष खुद ही एक्सपोज हो गया है और एक बार फिर देश के लोग जान गए हैं कि कैसे विपक्ष के लोग तरह तरह के खास एजेंडे के तहत चाले चल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ देश सेवा में लगे हुए हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, एक एक कर विपक्ष की हर चालें फेल होती जा रही है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की दाल नहीं गल रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुधवार तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक दल इन राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अनुचित भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि केरल एसआईआर मामले में चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग 1 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करे। मामले को 2 दिसंबर को सूचीबद्ध करे। तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में केरल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आग्रह किया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव समाप्त होने तक एसआईआर प्रक्रिया को कम से कम स्थगित कर दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को एमडीएमके संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सदस्य वाइको की उस अर्जी पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा जिसमें तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने अर्जी को 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। वहीं सोमवार को सूरत के ओलपाड़ में रहने वाली और नगर पालिका में सरकारी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत एक महिला डिंकल को उनके घर के बाथरूम में बेहोशी की हालत में पाया गया। बाद में परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन थोड़े इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। महिला के निधन का कारण जानने के लिए एक और पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पता चलने पर कि वो बीएलओ थी, मीडिया और कुछ राजनेताओं के एक समूह ने इस पूरे मामले का इस्तेमाल एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने के लिए शुरू कर दिया। जानकारी ये है कि डिंकल सूरत महानगर पालिका के बारछा जोन में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। एसआईआर कार्य में उन्हें शहर के एक क्षेत्र में बीएलओ के रूप में काम सौंपा गया था। सोमवार सुबह वे ड्यूटी पर जाती, उससे पहले उनके घर में वो बेहोशी की हालत में पाई गई। परिवार के लोगों ने उन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में शव पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। दूसरी ओर इस तथ्य के आधार पर कि वो बीएलओ थी, एजेंडा चलाने का काम शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता और अतीत में 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में एफआईआर का सामना कर चुके युवराज सिंह जाडेजा ने एक्स पर पोस्ट कर महिला बीएलओ की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया। पोस्ट में युवराज ने लिखा कि वो बीएलओ के रूप में सर जे स्कूल में ड्यूटी निभा रही थी। शिक्षिका को घर में ही हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। इसी तरह जी24 की पत्रकार निधि पटेल ने एक पोस्ट में खबर देते हुए लिखा कि एसआईआर की कार्यवाही के दौरान एक और दुखद मृत्यु। यहाँ साफ तौर पर लिखा गया कि मौत एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हुई है। कुछ अन्य रिपोर्टों और पोस्टों में भी ऐसे दावे किए जाने लगे हैं कि महिला कर्मचारी की मौत काम के अधिकतम बोझ के कारण हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि महिला की मृत्यु घर के बाथरूम में गैस गीजर से गैस लीक होने के कारण हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु दम घुटने, सांस रुकने से हुई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि बाथरूम में गैस गीजर से गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। लेकिन विपक्ष के लोग इसे एसआईआर से जोड़कर गंदी राजनीति कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस की लगातार गिरती राजनीतिक हालत पर अब पार्टी के ही वरिष्ठ चेहरे खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राशिद अल्वी ने आलाकमान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कांग्रेस हाईकमान है। राशिद अल्वी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व से मिलना तक बेहद मुश्किल हो गया है, खासकर राहुल गांधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने खुलासा किया कि पार्टी के भीतर संवाद की कमी इतनी गहरी हो गई है कि नेता अपनी समस्याएं या सुझाव तक शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचा रहे।
राशिद दलवी ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत इसलिए खराब है क्योंकि हाईकमान से मिलना ही संभव नहीं, राहुल गांधी से मिलना भी आसान नहीं। राशिद दलवी ने कांग्रेस हाईकमान पर संगठन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राशिद दलवी ने पार्टी को सलाह दी है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है, इस बारे में बीजेपी से सीखना चाहिए। राशिद दलवी ने कहा कि अगर पार्टी को सुधरना है तो प्रियंका गांधी को कमान देनी चाहिए, इनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। ऐसे में आप दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कैसे राशिद दलवी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस को अब राहुल गांधी से आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी का भला नहीं हो सकता। वहीं इससे पहले बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर आलाकमान पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक एक साल बाद ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर महायुति में शामिल होने लगे हैं। एमवीए के टिकट पर चुनाव हारने वाले 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हाल ही में सत्ताधारी दल का रुख किया है, जिनमें से ज्यादा 26 नेता सीधे बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि 13 अजित पवार की एनसीपी में और 7 एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पहुंच गए हैं। इनके अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सत्ता पक्ष का साथ पकड़ा। वहीं दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में अधिकतर जो नेता अब दल बदल रहे हैं वो इन्हीं इलाके से आते हैं जिन्हें पहले शिवसेना यूबीटी के मजबूत गढ़ माना जाता था। इससे साफ दिखता है कि सत्ता पक्ष अपनी बड़ी जीत के बाद अब और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो हर राज्य में बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियां मजबूत हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां कमजोर हो रही हैं। कांग्रेस के नेता भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एमवीए में सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को लगा है, क्योंकि उनके 19 पूर्व उम्मीदवार महायुति में शामिल हो चुके हैं, जबकि एनसीपी, एसपी के 13 और कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों ने भी पार्टी बदल दी है। ऐसे में जब कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को ही पीएम मोदी की लीडरशिप पसंद है तो जनता कैसे पीएम मोदी का साथ नहीं देगी। लेकिन हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठने लगी है, उससे साफ है कि वोट चोरी के आरोपों पर देश के लोगों की तरह कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को भी यकीन नहीं है। मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी जातिगत राजनीति को खूब हवा देते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली में बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बड़ी कंपनियों, सरकारी नौकरियों और सेना में स्वर्णों का दबदबा है। दलित, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक इन महत्वपूर्ण जगहों पर कम है। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई, तो वहीं बीजेपी ने इस बयान को खतरनाक बताया था। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों में कहते हैं कि वो आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़ देंगे और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा आरक्षण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की पीठ ने साफ कहा कि 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होने पर चुनावी नतीजे कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। महाराष्ट्र सरकार ने समय मांगा था और कहा था कि वे लोकल बॉडी में रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट के मुद्दे पर स्टेट इलेक्शन कमीशन से सलाह कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच को बताया कि 240 से भी ज्यादा म्युनिसिपल काउंसिल और 40 से भी ज्यादा नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को कराने से पहले नोटिफाई कर दिया जाए। तो बता दें कि 280 से भी ज्यादा लोकल बॉडी में से 50% रिजर्वेशन लिमिट पार हो गई है। सिंह ने आगे ये भी बताया कि जिला परिषदों, नगर निगमों और पंचायत समितियों के चुनावों को आगे नोटिफाई किया जाना बाकी है। इस पर सीजेआई ने कहा कि 57 निकायों में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन मुकदमे के नतीजे पर निर्भर करेगा। सीजेआई ने टेस्ट इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा है कि जिन लोकल निकायों के चुनावों को अभी नोटिफाई किया जाना है उनमें से 50% की लिमिट पार न करे। सीजेआई सूर्यकांत ने बलबीर सिंह से कहा कि ये 57 इन कार्रवाई के नतीजे पर निर्भर करेंगे। आप जो भी आगे के चुनाव नोटिफाई करेंगे उन्हें 50% की सीलिंग लिमिट का पालन करना होगा। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र में आरक्षण की तय सीमा को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। ऐसे में राहुल गांधी जो आरक्षण की तय सीमा को तोड़ने की बात कहते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की तय सीमा को तोड़ने पर राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें